हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यस एकेडमी। आज हम 9th क्लास फिजिक्स मॉडल पेपर 2023 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास इसमें सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन सेक्शन ए, जो कि 20% का है और इसमें टोटल मार्क्स 12 हैं। इसमें 12 MCQs आपको दिए जाएंगे। इन आपको MCQs की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। हमारे चैनल के ऊपर MCQs की प्रिपरेशन की वीडियो अलग से आ रही है। ये हम सेक्शन बी और सी की तरफ हम लोग चलते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास सबसे पहला सवाल है, डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर निकालनी है। हमने सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास उन्होंने 4 दी हुई है। इनमें से तो इनके जो रूल्स होते हैं, सबसे पहले ये होते हैं कि जो भी पहला डिजिट आएगा 0 के अलावा नॉन जीरो नंबर आएगा, वो आपका वहाँ से आपका नंबर शुरू होगा, सिग्निफिकेंट फिगर नंबर, और फिर वहाँ से सबसे आखिरी जो आपका सिग्निफिकेंट नंबर होगा वहाँ जाके खत्म होगा। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है 1, तो 1 से शुरू होगा। 1, 2 एंड 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पे 3 फिगर आ गई हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास देखिए 1 से शुरू होगा, देखिए नॉन जीरो नंबर से शुरू होगा। नॉन जीरो नंबर से शुरू होगा। नॉन जीरो नंबर हमारे पास अभी जीरो, यहाँ पे 0 आ रहा है, 0.00। अब यहाँ से शुरू होगा तो 1 एंड 2 गिरेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये 7 देखें, नॉन जीरो नंबर आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब 1, 2 एंड 3 हमारे पास 3 मौजूद है, 3 नंबर ये हो गए। उसके अलावा हमारे पास ये मौजूद है, देखें नॉन जीरो नंबर से शुरू होगा तो यहाँ पे 0 है, ये भी 0, ये भी 0 है। नॉन जीरो पहला कौन सा आ रहा है? 1। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसके आगे नंबर है, जी हाँ, इसके आगे नंबर है 0 है, लेकिन उसके आगे भी नंबर है, उसके आगे नंबर बिल्कुल है जो कि 1 है, जो कि नॉन जीरो है। तो हम फिर इस वाले 0 को भी गिन लेंगे, जो कि टोटल हमारे पास हो गए 3। तो इनका आंसर क्या आया? 3, 2, 3, 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। वो बोल रहे हैं राइट डाउन 3 डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है? तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन। उनकी डेफिनेशन की आप हेडिंग डालेंगे ऊपर बीच में इस तरह से यहाँ पे, और फिर आप ये मेंशन कर देंगे, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है लिखने का। यहाँ पे वो बोल रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर करती है उसको बोलते हैं स्पीड। उसका फॉर्मूला क्या होता है? v=s/t। इसका जो नेचर होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसके मुकाबले में वेलोसिटी की अगर बात करें तो सेम चारों चीज़ें डिस्कस की हुई है। इसमें है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसके जो डिफरेंस होता है ना डिस्टेंस का, वो डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस होता है वो निकाला जाता है इसमें। और ये इसका फॉर्मूला है v=Δt/d, डेल्टा डिस्टेंस ओवर टी, जो कि टाइम है। उसके बाद फिर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका ऐसा यूनिट भी सेम होता है, मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं इस मॉडल पेपर के। तो बोल रहे हैं स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, शो द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्सेज एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। सेकंड लॉ क्या होता है न्यूटन का? हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, when an object acts on a body, it produces acceleration in the direction of force. The acceleration is directly proportional to the inversely proportion of mass of the body. उसको मैथमेटिकली हम लोग मेंशन कर देंगे। मैथमेटिकली ये देखें हमारे पास ये मेंशन है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये दो चीज़ें हमारे पास लेंगी, इनको हम कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करेंगे तो 1 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग के कांस्टेंट का लगा देंगे। उसके बाद फिर m को हम यहाँ मूव करा देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा ma जो है के कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे हम लोग 1 कंसीडर करते हैं हम लोग हमेशा। तो यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट है हमारा वो 1 हो जाएगा। उसके बाद ये बन जाएगा F=ma, जो कि हमारा सबसे मशहूर फॉर्मूला है F=ma। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्वालिटी थोड़ी सी खराब है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपको शायद समझ ना आ रही हो। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोर्स, राइट इट्स फॉर्मूला विद यूनिट एंड फैक्टर्स ओनली नेम, डज इट डिपेंड। फैक्टर टॉर्क या मोमेंटम, हमारा जो मोमेंटम ऑफ फोर्स होता है वो होता है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क एंड मोमेंटम ऑफ फोर्स। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, यहाँ पे मोमेंटम ऑफ फोर्स उन्होंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है टॉर्क। टॉर्क होता है मोमेंटम ऑफ फोर्स, तो दोनों चीज़ों उन्होंने चेंज करके दिया हुआ है। यहाँ पे व्हाट इज़ टॉर्क उन्होंने लिखना था, लेकिन अमूमन जो सवाल आता है वो व्हाट इज़ टॉर्क का आता है, यहाँ पे उन्होंने उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, उसमें फॉर्मूला उन्होंने पूछा हुआ है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क F/d, टॉर्क F/d साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है हमारे पास यूनिट, जो हमें एंगल दिया हुआ होता है टॉर्क का, जो भी हमारा जो इनके बीच में फोर्स के बीच में हमारा और डिस्टेंस के बीच में हमारा जो एंगल बन रहा होता है वो हम पुट करते हैं इस जगह के ऊपर। यूनिट उन्होंने पूछा हुआ, यूनिट हमारा टॉर्क का होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन डॉट मीटर। ये न्यूटन डॉट मीटर होता है तो इसको न्यूटन मीटर लिखते हैं। और एन इसका कैपिटल होता है, न्यूटन का एन कैपिटल होता है। दोनों चीज़ें आप लोग स्मॉल लेटर में लिख के मत आइएगा वरना नंबर कट जाएंगे। फैक्टर ऑफ विच मोमेंटम ऑफ फोर्स डिपेंड, फैक्टर ऑन विच मोमेंटम ऑफ फोर्स डिपेंड। जो 3 फैक्टर हैं इसके अंदर, फोर्स जो है वो किन पे डिपेंड करती है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो कितनी पावर लगी है, मैग्नीट्यूड उसका जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर
परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट फलक्रम। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो जहाँ से फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसमें उसके बीच में जो और वहाँ से परपेंडिकुलरली उसके ऊपर डिस्टेंस जो होता है वो एक फैक्टर होता है। उसके बाद फिर हमारा तीसरा फैक्टर होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी जितनी फोर्स लग रही है, जहाँ से फोर्स लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट जिस एंगल में हो रही है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे टॉर्क के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर और इसके जो नेचर, उसके अलावा हमारे पास डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, दो तरीके से हमारी मूवमेंट होती है, क्लॉकवाइज जिस तरह से हमारी घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज दो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा जो हमारे पास नेचर पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास पूछा हुआ है व्हाट इज टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा चेंज किया हुआ है, यहाँ पे है व्हाट इज थर्मोमीटर। इन्होंने गलत दिया क्योंकि इसके आगे जो सवाल है वो लिंक्ड है इससे, वो है राइट फॉर्मूला टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल। तो डिफाइन भी इन्होंने देखा थर्मामीटर ही किया हुआ था। थर्मामीटर है सवाल के अंदर, जो क्या है, थर्मामीटर इज द डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। आपने बस इतना ही लिखना है क्योंकि इसकी मेन जो डेफिनेशन है वो यही है। उसके बाद स्केल्स की डिस्कशन की हुई है। स्केल्स हमारे पास 3 होते हैं, उनके नेम देने हैं आपने पहले, जो कि है सेल्सियस स्केल, जो कि मोस्टली होता है किसमें, इन्वायरमेंटल में, यानी कि आपको वेदर अक्सर आप जब देखें तो वेदर हमारे पास सेल्सियस में नापा जाता है। उसके बाद फिर फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट हमारे पास क्लिनिकल स्टफ, यानी कि जैसे डॉक्टर की जो थर्मामीटर होता है उसमें बॉडी टेम्परेचर हम नापते हैं, बॉडी टेम्परेचर हम लोग 98.2 से लेकर 98.8 के दरमियान होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद फिर अगर हम देखें तीसरा जो हमारे पास स्केल है वो है केल्विन, जो कि मोस्टली इंडस्ट्रियल या फिर एक्सपेरिमेंटल चीज़ों में काम आता है। एक्सपेरिमेंट्स में केल्विन आता है या फिर इंडस्ट्रियल चीज़ों में आता है। कन्वर्जन स्केल हमारे पास टेम्परेचर का क्या है, सेल्सियस स्केल टू सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है। उसकी वजह ये है, जो सेल्सियस का 0 होता है वो केल्विन का 273 होता है। तो आपने उसमें सिंपल जो भी आपका सेल्सियस में टेम्परेचर है उसको आपने प्लस कर देना है। जैसे कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने 273 में प्लस कर देना है, तो हमारे पास 300 केल्विन आ जाएगा, जो कि टेम्परेचर होगा केल्विन यूनिट के अंदर 300। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है कि फ़ारेनहाइट से आपने सेल्सियस में जाना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड को प्लस कर देना है 32 में। तो आपका जो भी स्केल है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इससे, और उसके बाद फिर 32 आपने उसमें प्लस कर देना है। तो हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम इसमें 1.8 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 1.8 से आपने मल्टीप्लाई किया, फिर देन आपने 45 हो गया, देन आपने इसको 32 में प्लस किया। तो 32 प्लस करने के बाद हमारे पास फ़ारेनहाइट में जो स्केल बना वो बना 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो डिफरेंस है वो इसलिए है डिफरेंस क्योंकि इसके जो नंबर और डिवीजन है वो सेम नहीं होते। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारे पास ये है कि व्हाट इज़ वर्क, also derive equation of W is equals to F into D cos थीटा। तो हमारे पास ये वर्क की डेफिनेशन है। वर्क की डेफिनेशन हमारे पास से मौजूद है। द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो भी हमारे पास जो वर्क होता है वो किसी भी जो प्रोडक्ट होता है किसी चीज़ का, दो चीज़ों का, फोर्स का जो कि फोर्स लग रही है और डिस्टेंस जितना भी उसने कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में वर्क भी होता है। इसी वजह से जब भी वर्क हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है और हमारी फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगती है तो फिर जो वर्क कहलाता है वो 0 होता है, वर्क नहीं होता उसमें। अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आप लगाएंगे फोर्स को वर्क के अंदर। तो हमारे पास जो आगे चलते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है वो यह है कि वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू डी, जो कि हमने ऊपर से निकाल लिया। उसके बाद फिर हेयर जो है वो डिफाइन कर रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू F, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डी, जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स में है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही होगी जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी। इफ़ एफ एंड डी मेक्स एन एंगल विद ईच अदर, और वो किसी एंगल पे एंगल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो कि हमारे पास है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो इक्वेशन हो गई वो ये हो गई। उसके बाद फिर हम इसमें चीज़ें पुट करके इसमें हम लोग उसको वेरीफाई कर देंगे प्रूफ करने के लिए। तो वो कैसे होगा, वर्क इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस। कॉम्पोनेंट फोर्स क्या है हमारी, F इंटू
कॉस थीटा। तो हमारे पास तो थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, अगर हम लोग 0 डिग्री लेते हैं और कॉस जो कि कॉस 0 होता है 1, तो सिंपल जो है हमारे पास जो आइडियल पोजीशन ये होगी कि जो डिस्टेंस जिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हुई है उसी डायरेक्शन में वर्क भी होगा, और जो वो दोनों चीज़ें होंगी वो अगर वो इनके बीच में जो एंगल है वो ना हो तो वो 0 होगा, 0 होगा तो वो डायरेक्टली 1 हो जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली जितनी फोर्स लगेगी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये जो हमारे पास आइडियल सिचुएशन होती है वो 0 डिग्री पे होती है, उनमें बीच में जो डिग्री हो वो नहीं हो। लेकिन अक्सर आपके पास ऐसा भी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको एंगल बनाना पड़ता है, आपको फोर्स थोड़ी सी किसी और डायरेक्शन से लगानी पड़ती है, तो उसमें थोड़ी सी फोर्स लॉस होती है, लेकिन उसमें भी काम ज़रूर होता है। और वो आप निकाल सकते हैं कैसे, कॉस एंगल जो भी जिस भी एंगल से आप फोर्स लगा रहे हैं, cos 45, cos 30, cos 20 कुछ भी लगा सकते हैं, और फिर आप उसका फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी फोर्स की वो उससे निकल जाएगी। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेचर जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद फिर हमारे पास अगला चीज़ है जो कि यूनिट है, यूनिट होता है जूल्स। जो वर्क जो है वो जूल्स में होता है। एक जूल होता है 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर तक लगती है, तो 1 जूल कहलाता है वो, ये आपने याद कर लेनी है। उसके अलावा जो वर्क के बहुत और भी यूनिट्स हैं जूल के, जो कि है फुट पर पाउंड, ERG और किलोवाट आवर। किलोवाट आवर आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ होता है, बहुत दफ़ा यूज़ होता है। उसके अलावा इन्होंने फैक्टर्स डिफाइन करे हैं। देखें आप ये चीज़ें हेडिंग आप बनाएंगे तो पेपर के अंदर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। आपने हेडिंग्स भी बनानी है और जितना आपको आता है उसके बारे में आपने उसको एफिशिएंटली मेंशन करना है। 3 पॉइंट आपने इसकी बना देना है। वो द वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो वर्क जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रही है उसके। उसके बाद फिर हमारे पास वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये भी हमने मेंशन किया हुआ है कि वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के डायरेक्शन में ही काम हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था नीचे मेंशन किया हुआ है, द वर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो वो बोल रहे हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो एंगल का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कि एंगल ज़्यादा होगा जो कि 90 डिग्री तक होता है, तो 0 से 90 डिग्री तक होता है, तो जितना 90 डिग्री से 0 से बड़ा होगा उतनी फोर्स कम लगेगी, मतलब कम होती जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा जो 90 डिग्री है वो इस तरह से अगर है, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ 0 डिग्री थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा या फिर 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री पे लगेगा तो 90 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री पे वर्क जो है वो 0 हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं होगा, वर्क हमारा ज़ाया जाएगा, फोर्स हमारी ज़ाया जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द मास ऑफ द सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल 18 सेंटीमीटर if the distance of iron is 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 में वो बोल रहे हैं व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इफ़ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें दी हुई, उन्होंने क्या दिया हुआ है कि मास निकालना है हमने, पहली चीज़ तो मास निकालना है, वो भी रेडियस हमें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और डेंसिटी हमें दी हुई है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने दो चीज़ें निकाल लेनी है। डेंसिटी ऑफ बॉल को मेंशन कर लेंगे हम लोग। डेंसिटी ऑफ बॉल को हम लोग किस में, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है पहले उसको। तो आपने किलोग्राम में कन्वर्ट कैसे करने के लिए करना है, आपने उसको मल्टीप्लाई करा देना है 1000 से, जो कि kg मीटर क्यूब हो जाएगा। 7.8 kg मीटर क्यूब हो गया। उसके बाद फिर रेडियस ऑफ बॉल हमारे पास 18 सेंटीमीटर है, उसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है 18 सेंटी, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो ये हो जाएगा 0.18 मीटर। रिक्वायर्ड हमें क्या है, मास ऑफ आयरन बॉल और वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल निकालना है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ जो आयरन बॉल है, जो वॉल्यूम ऑफ बॉल होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है। बॉल का वॉल्यूम क्या होता है, V = 4/3 पाई आर क्यूब। उसमें आपने पाई की वैल्यू रख लेनी है 3.14। उसके बाद में हमारा रेडियस है 0.18 V = 0.024 मीटर क्यूब वॉल्यूम हमारा निकल गया। अब वॉल्यूम को आपने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डेंसिटी हमारी ये P आ गया, ये छोटा सा P की तरह शेप होती है, वैसे एग्जैक्टली P होता नहीं है, डेंसिटी का फिर सिंबल होता है ये
तो हमारे पास जो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी हमारी आ गई थी मीटर वाली आपने अप्लाई करनी, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम भी हमने मीटर में लिया है। तो हमारा ये निकल गया, हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप हमारे पास आ जाएगा 187.2 kg। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो अ कार मूविंग ऑन अ रोड विद द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास पहली चीज़ क्या आ गई 30 मीटर पर सेकंड। व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी एक डी एक्सेलरेशन हो रही है। उसके ये उन्होंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर रेस्ट कमिंग टू द रेस्ट। हमारी जो गाड़ी है वो रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमने मेंशन चीज़ें, हमने गिवन चीज़ें मेंशन कर ली हैं। हमारे पास क्या है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इनिशियल है, डी एक्सेलरेशन जो हमारी बेसिकली है, तो हमने एक्सेलरेशन लिख के इसमें क्या करना है माइनस लगा देना, क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रही है। तो यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड क्यूब आ गया। फाइनल वेलोसिटी में पता है कि 0 होगी, क्योंकि स्टॉप होगी गाड़ी तो 0 हो जाएगी। डिस्टेंस हमने निकालना है जो कि एस होता है। आगे जाएंगे, हमारे पास हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इजिकल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी एफ हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। यहाँ पे एक ही जगह पे हम -6 रखेंगे जो कि डी एक्सेलरेशन है, और 2 हमारे पास मौजूद है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -900 ओवर -12 आ जाएगा, जो कि आखिर में आंसर बनेगा डिस्टेंस 75 मीटर। 75 मीटर वो ब्रेक लगाने से लेके स्टॉप होने तक 75 मीटर कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो बोल रहे हैं अ गार्डनर इज ड्राइविंग लॉन मोवर विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। लॉन मोवर क्या होता है, घास काटने वाली मशीन जो होती है, लॉन की घास काटने वाली मशीन को लॉन मोवर बोलते हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उसको 80 न्यूटन की स्पीड से वो ड्राइव कर रहा है या आगे बढ़ा रहा है या धक्का दे रहा है। दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, जो कि 40 डिग्री का उसके हाथ से लॉन मोवर का जो डिस्टेंस मतलब एंगल बन रहा है, क्योंकि खड़ा होकर चला रहा है मशीन को, मशीन ज़मीन पर रखी हुई है फ्लैट, तो उसके जो बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर लॉन मोवर को हम लोग इस तरह से लेते हैं, अगर हमारे पास लॉन मोवर इस तरह से ज़मीन पर रखा हुआ है और उसका जो हैंडल होता है वो इस तरह से होता है, तो हमारा अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा होगा और उसको इस तरह से यहाँ पे 80 न्यूटन की फोर्स से उसको पुश करेगा, तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, या तो एंगल अगर आपने एग्जैक्टली यहाँ से पकड़ा हुआ है तो फिर एंगल यहाँ बनेगा, वरना एंगल आपका यहाँ बनेगा। दोनों जगह बनेगा, उन्होंने मेंशन कर दिया कि 40 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास जो ग्राउंड विद द ग्राउंड, ठीक है, उन्होंने मेंशन भी कर दिया विद द ग्राउंड, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो 40 डिग्री विद द ग्राउंड बनेगा। फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। 2 सवाल दिए हैं उन्होंने। फोर्स इज 80 न्यूटन, एंगल इज 40 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल जो है वो, क्योंकि फ्लैट ज़मीन जो है वो फ्लैट होती है, फ्लैट से हमारे उन्होंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए हमारे पास 40 डिग्री बन रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है fx और fy होता है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। सॉल्यूशन जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे fx इजिकल्स टू f cos थीटा, fy इजिकल्स टू f sin थीटा। जो भी कोई भी चीज़ वाई एक्सिस पे काम कर रही होती है उसके ऊपर क्या लगता है साइन, और जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे काम कर रही थी उस पर लगता है कॉस। तो हम लोग इसमें सिंपल फॉर्मूला निकाल लें। हमारे पास 80 डिग्री हम लोग यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग 80 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 61.28 न्यूटन। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट हमारा आ जाता है। वर्टिकल कंपोनेंट में हमारे पास क्या है, f इज इक्वल्स टू साइन थीटा, जिसमें साइन थीटा यूज़ होगा इसमें वर्टिकल के अंदर। तो वर्टिकल के अंदर हम उसको साइन 40 जो होता है वो 0.642 होता है, जो कि आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो आंसर आएगा 51.36 न्यूटन। तो हमारे जो दोनों कंपोनेंट हैं वो निकल जाएंगे इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू पुल अ स्ट्रिंग ऑफ टू द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 15 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास के आ गया, 15 मेंशन किया हुआ है इन्होंने, 15 पर मीटर, 15 हमारे पास मेंशन किया हुआ है के इज 15 न्यूटन पर मीटर, -1 लगा हुआ है इन्होंने। उसके बाद एक्सटेंशन जो हमारा एक्स होता है वो क्या होता है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो हमारे पास लोड जो है वो हमें निकालना है। फोर्स, हमारी जो फोर्स लगेगी इसको एक्सटेंड करने के लिए वो क्या लगेगी। तो हमारे पास जो सिंपल फार्मूला होता है, 3 वर्ड का फार्मूला है, एफ इक्वल्स टू के एक्स। के हमारा कांस्टेंट आ गया जो कि हमारे पास है 15, और हमारा जो एक्स है वो है 0.3 मीटर। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ गया 4.5 न्यूटन। तो 4.5 न्यूटन का लोड लगेगा किस चीज़ में, 30 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने के लिए स्प्रिंग को। क्वेश्चन नंबर 12 में वो बोल रहे हैं डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हमजा एंड अहमद एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर अपार्ट। द मास ऑफ हमजा इज 60 kg, द मास ऑफ अहमद इज 70 kg। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें
दी हुई है जो कि कांस्टेंट है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन। गिवन जो है हमारे पास चीज़ें हमने मेंशन कर ली हैं। मास ऑफ विच इज़ m1 जो कि है हमजा का 60 kg। सेकंड मास हमारे पास है अहमद का जो कि है 70 kg। डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज़ है हमारा 50 मीटर और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट है वो हमारे पास मेंशनड है। फोर्स हमने निकाली है, उनके बीच में कितनी फोर्स पैदा होगी, तो वो होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने पुट करना है 60 पुट करना है 70 पुट करना है और रेडियस को स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पे ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, रेडियस स्क्वायर होता है फॉर्मूले के अंदर, तो आपने भी स्क्वायर ही रखना है। तो जो हमारी फोर्स आएगी वो आएगी 1.12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये वीडियो जो है रिवीजन है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। इसमें है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, होल्ड 30 मीटर क्यूब at the pressure of 1,50,000 PA Pascal if the volume change to the 10 meter by the decreasing the load on the piston, what will the pressure of the gas become assume in the temperature is constant। टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे कैसे कि इनिशियल वॉल्यूम जो हमारा जो है वो 30 मीटर क्यूब है। इनिशियल टेम्परेचर हमारा क्या है 1,50,000 है। फाइनल वॉल्यूम हमारा है 10 मीटर क्यूब। फाइनल प्रेशर हमारा क्या होगा, ये दो चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें लिंक होती हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है हमारा P1 V1 इंटू P2 V2। P1 जो हम P2 हमें निकालना है, प्रेशर जो सेकंड प्रेशर है हमारा फाइनल प्रेशर वो P2 कहलाता है, तो वो रहेगा इस तरफ, बाकी सब चीज़ें इस तरफ आ जाएंगी, इस तरह बन जाएंगी। ये इनमें आप पुट चीज़ें पुट करेंगे हमारा क्या प्रेशर क्या बन जाएगा 4,50,000 PA। ये तीनों चीज़ें लिंक होती हैं, आप खुद भी समझ जाएंगे कि आपने हमारा जो प्रेशर, ये तीनों चीज़ें वैसे लिंक होती हैं, आपने खुद ही देख लेना है कि यहाँ पे 30 मीटर क्यूब से 10 मीटर क्यूब गया है, मतलब कि कितना डिफरेंस आया, थ्री टाइम्स डिफरेंस आया है। तो प्रेशर जो है वो क्योंकि कम हुआ है वॉल्यूम हमारा, तो प्रेशर जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे आप बेसिकली इसको रीचेक करने के लिए। तो क्या होगा 1.5 लाख को आप तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 4.5 लाख, जो कि हमारा आंसर आया है। इस तरह से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेक्शन सी शुरू हो गया हमारा। सेक्शन 3 हमारा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, उसमें वो बोल रहे हैं राइट 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ फ्रैक्शन, राइट 2 मेथड टू रिड्यूस फ्रैक्शन। ये इन्होंने बड़ा कॉम्बिनेशन वाला सवाल बना के दिया है। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन उन्होंने मेंशन करने के लिए बोले में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है 2 एडवांटेजेस। इन्होंने फिर भी बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मेंशन करके दिए हैं, इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। वैसे आप कोशिश करें तो ज़्यादा ही लिखें, जितने उन्होंने उनसे पूछा है तो उससे ज़्यादा ही लिखें, ये इन बोर्ड है। डिस्टेंस जो है हमारा डिसएडवांटेज हमारा जो फ्रिक्शन का होते हैं वो हमारे पास मेंशन है। उसके बाद हमारा मेथड ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, जैसे कि व्हील पुली इस्तेमाल करें, लुब्रिकेंट और मोटर सा एक्सेल जो भी हमारी मोटर्स होती हैं उनको लुब्रिकेट करें किसी भी ऑयल से या फिर किसी भी ग्रीसी चीज़ से। उसके बाद हमारे पास शेप ऑफ द व्हीकल इज ऑल्सो डिजाइन टू रिड्यूस द एयर रेजिस्टेंस भी एक तरह का फ्रिक्शन ही होता है। तो ये 3 मेंशन उन्होंने इसमें किए हैं, आप इनको पॉज करके याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, what do you mean by fluid pressure, drive an expression of pressure inside a liquid and what for factor does it depend। तो फ्लूइड इन प्रेशर इन फ्लूइड के एक्सप्रेशन जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये है कि द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड प्रेशर, इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। जो भी हमारी डायरेक्शन होती हैं जब भी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होती है तो ये सब डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करता है। डेरिवेशन है प्रेशर इज इक्वल्स टू डेप्थ इंटू डेंसिटी इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 3 चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, पी इज इक्वल्स टू DGP डेंसिटी और डेप्थ और ग्रेविटी। ये जितनी आपकी डेप्थ होगी, जितनी आपकी डेप्थ बढ़ती जाएगी उतना आपका प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। डेप्थ जो है वो प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, और उसके बाद फिर यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द मटेरियल बहुत डिपेंड करती है मटेरियल की डेंसिटी भी। व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो क्या डिफाइन करके मैन मेड सैटेलाइट विच आर मूविंग अराउंड द अदर प्लैनेट्स और द अर्थ। जो हम लोग मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसी भी प्लैनेट या किसी और ऐसी चीज़ के, तो वो कहलाती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मून भी है एक सैटेलाइट, लेकिन मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी चीज़ को कितनी तेज़ी से ऑर्बिट कर रही है वो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। जो उसका डेरिवेशन जो है हमारे पास, वो डेरिवेशन हम लोग इसको सिंपल करके पढ़ते हैं, वो FC जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू F इक्वल्स टू सिंपल हम लोग इसको पढ़ते हैं कि F इक्वल्स टू W। F जो है वो W हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, mv²/r में। F इक्वल्स टू W। अच्छा, दोनों चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। W को हम रिप्लेस करेंगे mv²/r में। पहले यहाँ पे इसको हम लोग
चेंज करेंगे एम वी स्क्वायर ओवर आर में, और उसके बाद फिर इसी को इस्तेमाल करेंगे डब्ल्यू को, लेकिन एम जी एच में। दो तरह का इस्तेमाल होगा इसमें। उसके बाद फिर ये हो जाएगी एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल्स टू एम जी एच। हमारे पास मास होता है सैटेलाइट का, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और उसके बाद रेडियस होता है। रेडियस आर ई जो होता है रेडियस ऑफ अर्थ होता है, वो तो ऐड होता ही होता है। उसके बाद जो डिस्टेंस होता है हमारा, जितनी भी डिस्टेंस पे हमें फ़्लाइट करानी होती है सैटेलाइट की हमारी, वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एच प्लस अंडर रूट GH इंटू आर ई प्लस एच, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास मौजूद है। 17 में बोल्स लॉ पूछा हुआ है उन्होंने, उसके अलावा उसकी एक एप्लीकेशन भी पूछी हुई है डेली लाइफ में। तो बोल्स लॉ क्या होता है, स्टेटमेंट लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं। आप इस तरह से तीनों चीज़ें मेंशन करिएगा। कोई भी लॉ लिखें हैं लाजमी आप उसमें इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर है तो वो भी लिखें, और इसके अलावा अगर लॉन्ग में पूछा गया तो एक्सप्लेनेशन भी लाजमी लिखिएगा। ये एक लॉ लिखने का एक लॉ लिखने का, स्टेटमेंट लिखने का तरीका होता है। तो उसका जो स्टेटमेंट है वो ये है, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइड्स इट्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें, बोल्स लॉ था ये, तीन लॉ है इस तरह के, आप तीनों याद कर सकते हैं। उसमें सिंपल है बहुत कि हर चीज़ में, हर किसी में एक चीज़ कांस्टेंट रखी हुई। तो इसमें बोल्स ने टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा है, तो जो गैस का प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसी चीज़ के मास का। तो जितना जो प्रेशर होगा उतना कम मास होगा, जितना कम प्रेशर होगा उतना ज़्यादा मास। एम और पी जो है वो है यहाँ पे, अगर प्रेशर मास कम है तो हमारे पास प्रेशर जो है वो लाजमी ज़्यादा होगा, और अगर हम प्रेशर को कम कर देंगे तो हमारा जो मास है उसका वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों चीज़ें हमारे पास। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसकी दे देते हैं। यही एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन है इसकी। जो हमारे दो ग्राफ बनते हैं, ग्राफ बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वैसे अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ग्राफ बनाना। उसके बाद फिर हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ जाती है इसकी। फिर यहाँ पे आपने एप्लीकेशन ऑफ बोल्स लॉ भी लिख देना है। एप्लीकेशन भी उन्होंने पूछी है इस वाले सवाल में। अगर सिर्फ स्टेटमेंट पूछें तो आपने एक्सप्लेनेशन तक लिखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो ड्राइव के इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट बॉडी प्रोसेसेस ऑफ वर्च्यू ऑफ इज पोजिशन स्टेट ऑफ सिस्टम। वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, कोई भी बॉडी जो उसको पजेस कर रही होती है उसमें होती है, जो कि होती है उसकी रेस्ट की पोजीशन में। और काइनेटिक एनर्जी होती है वो जब वो मूव करना शुरू करती है। तो काइनेटिक एनर्जी, उसके अलावा हमारे पास फॉर्मूला पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, तो वो होता है के इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर। वो होता कैसे है, के ई जो है बेसिकली वर्क है, हमारी जो फोर्स है वो वर्क है। तो उनको कन्वर्ट कर लेंगे हम इसमें एफ इंटू डी में। एस जो है यहाँ पे डिस्टेंस वाला, ये तो आप एफ इंटू डी लिखें, एफ इंटू एस लिखें, कोई मसला नहीं है। उसको कन्वर्ट, एफ को हम लोग क्या कर लेंगे कन्वर्ट एम ए में। तो हमारे पास जो एम ए यहाँ पे एम ए में आ जाएगा। उसके बाद थर्ड इक्वेशन हम जो एफ है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एम ए के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन है एफ वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। तो इसमें हमारे पास जो वी आई है हमें पता है 0 होगी इनिशियल वैल्यू, क्योंकि फोर्स कोई भी काम होने से अभी वो रेस्ट में है। रेस्ट से जब वो मूव करेगी तो उसमें कितनी पावर है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो हम इसमें अगर रिप्लेस करें 0 वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS हो जाएगा। इसको हम लोग अगर मैनेज करके लाएंगे तो इस तरह की शेप, अगर हम इसको मैनेज करेंगे तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे वही वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे, तो एस हमारा जो होगा वो 1/2A वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एफ इक्वल्स टू एम में कर देंगे, दो चीज़ों को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, और जब इनको ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और एम वी स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा ऊपर, और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको कंबाइन करके हम इस तरह से मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास उन्होंने पूछा है व्हाट इज एवेपोरेशन, डिस्क्राइब द फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सरफेस एवेपोरेशन प्रोसेस। एवेपोरेशन हमारे पास क्या होती है, एवेपोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। वाटर नहीं लिखना है यहाँ पे आपने लिखना है लिक्विड। यहाँ पे बेसिकली लिक्विड लिखना है आपने। लिक्विड टू गैस जो कन्वर्जन होती है उसे वो हम बोलते हैं एवेपोरेशन। एवेपोरेशन की कॉजेज कूलिंग यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद फैक्टर्स उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं काफ़ी सारे, इसमें आपने ये लिख लेना, टेम्परेचर, विंड स्पीड, सरफेस ऑफ लिक्विड, जो भी सरफेस टेंशन होती है वो भी एक चीज़ होती है इसमें, ह्यूमिडिटी होती है, नेचर ऑफ लिक्विड होती है। सारा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। थोड़ा लंबी वीडियो है, जाहिर सी बात है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या आपने मेंशन करना है। ये बेसिकली गाइड है कि आपने सवाल आए तो आपने कितना लें इसमें,
अक्सर बच्चों को सवाल होता है कि सर कितना लिखना है आपने, क्या और सवाल ये सवाल पूछे तो क्या इसमें ये चीज़ लिखनी है, ये हेडिंग लिखनी है, ये हेडिंग लिखनी है। तो आपको मैंने तो इतनी बता दी हैं। इसके अलावा और भी सारे पास्ट पेपर की मैं वीडियो निकाल दूँगा, तो जो सवाल इसमें कवर नहीं हुए वो यकीनन उस वीडियो में कवर हो जाएंगे। आपको एंड यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप पूरी प्लेलिस्ट देखें। हर सवाल में क्या क्या आपने कितना लिखना है। ये आई थिंक पेपर जो हैं वो बहुत एफिशिएंटली लिखे हुए हैं। अगर आप ये इस तरह से और इसी तरह की हेडिंग बना के आएंगे तो आपको पेपर के अंदर 100 में से 100 नंबर मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप इनमें से कोई भी गलती नहीं करते हैं। क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रक्चराइज़ सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, बहुत ही प्रिसाइज़ और बहुत ही, जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी वहाँ एक्सप्लेनेशन भी है, जहाँ पे उन्होंने कंसाइज़ मांगा है वहाँ पे शॉर्ट आंसर भी लिखे हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।